नमस्कार साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुभनगर से मैं उपेंद्र आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो वीडियो का क्रम है, हम लोग अभी LIC एक्ट के बारे में जान रहे हैं और लगभग हमने 1 से लेकर 37 धाराओं का अध्ययन कर चुका है और इसमें हम अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं धारा 37 एवं DICGC एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो बने रहे हमारे इन वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, अध्याय संख्या 07। इसमें एक धारा महत्वपूर्ण आती है, धारा 37, जिसका जिक्र अमूमन हर एक व्यक्ति करते आपको दिख जाता है। क्या है धारा 37? धारा 37 की वर्डिक्ट कुछ इस प्रकार से है कि निगम की पॉलिसियों को केंद्र सरकार प्रत्याभूत करेगी। निगम की पॉलिसियों को केंद्र सरकार प्रत्याभूत करेगी। केंद्र सरकार प्रत्याभूत करेगी। इसका आशय यह है कि निगम के द्वारा जो भी पॉलिसी जारी करी जाती है उन पर एक सोवरेन गारंटी, जिसको हम कहते हैं, जनरेट करी जाती है, वो जारी करती है भारत सरकार। इसका आशय यह होता है कि निगम की पॉलिसियों पर जो हम देखते हैं सम एश्योर्ड, जिसको कि सामान्य रूप में बीमा धन के नाम से भी जाना जाता है, जो अमूमन आपने जो पॉलिसी ले रखी है उस पर भी लिखा आता है। यानी कि जो आपका बीमा धन है, बीमा धन प्लस बोनस, जितना इस पर ब्याज बन गया, बोनस से आशय ब्याज से होता है, वो उसकी गारंटी केंद्र सरकार की है। अलग अलग वित्तीय संस्थाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारी बैंकों को भी एक प्रकार की गारंटी दे रखी है, यानी जो लोग बैंकों में जमा करते हैं उनमें कितना रुपए सुरक्षित होता है और जो LIC में जमा करते हैं उनमें कितना रुपए सुरक्षित होता है। ये बीमा धन का आशय, आपकी पॉलिसियों में जो राशि लिखी गई है उसका आशय यह नहीं है कि आप इतना पैसा इसमें जमा करेंगे। इस राशि जो बीमा धन होता है, कभी हम जब LIC की पॉलिसियां पढ़ेंगे तो इसको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। बीमा धन का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि आपको जो राशि मिलेगी या आपको जो बोनस मिलने वाला है वो इस राशि पर डिपेंड करता है, ना कि आप लोग जो LIC में पैसा जमा करते हैं उस पर। तो लिहाजा ये एक महत्वपूर्ण टर्म होती है बीमा धन, इसकी और प्लस जिस पर जो ब्याज मिलता है उसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा केवल निगम की पॉलिसियों पर ली गई है, ना कि अन्य बीमा कंपनियों की पॉलिसी पर। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए धारा LIC, और LIC को एकमात्र कंपनी है जिसको भारत सरकार द्वारा इस धारा के तहत इसमें जो जमा पूंजी है सुरक्षित करा गया है। अब मैं यहीं पर बता दूं, बैंकों में आपका जो DICGC है उसका क्या आशय है। तो चलिए शुरू करते हैं DICGC के बारे में, फिर बाद में हम इनमें तुलना भी करेंगे कि इन दोनों में आखिर महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1956 में LIC बनी थी उसी में ये धारा शामिल थी। क्योंकि ये धारा को शामिल करने का पीछे एक लॉजिक यह भी हो सकता है, क्योंकि 1956 में जो 245 कंपनियां थी उनको विलय करके LIC बना दी गई थी। कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा हो रखा था कि यदि LIC के साथ कुछ भी हुआ तो हम लोगों की जमा पूंजी का क्या होगा। यानी कि अब भारत सरकार वहां पर आकर खड़ी हो गई थी कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। यदि LIC का विलय किसी में होता है अथवा LIC किसी कारण से घाटे में जाती है, तब भी आपका जो बीमा धन है वो और जितना LIC ने ब्याज दिया वो उसकी गारंटी केंद्र सरकार लेती है। लिहाजा LIC को मिल गई सोवरेन गारंटी। अब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। आपको पता होगा कि 1955 में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI बैंक बना था और SBI बैंक
1921 में बने इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर बनाया गया था। और इंपीरियल बैंक भी 3 बैंकों के विलय से बना था। उन बैंकों के क्या क्या नाम थे? तो बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको हम बंगाल के नाम से भी जानते हैं, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास। यानी कि इन तीनों को जब मिलाया गया तो बैंक बनती है बैंक इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, और ये बनती है 1921 तक ये कार्य करती है। और 1955 में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बन जाती है इंपीरियल बैंक के जगह पर। क्योंकि लोगों में बैंकिंग प्रणाली को लेकर भी बहुत सी मतभेद थे कि आखिर बैंकों में भी कुछ विश्वास भरोसा लोग जगा नहीं पा रहे थे, कैसे आखिर काम होगा। तो इस सब चीजों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 1961 में एक एक्ट पारित करा गया। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें 1961 को। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 1961 में भारत सरकार द्वारा एक एक्ट पारित करा गया जिसको कि DICGC के नाम से जानते हैं। क्या है DICGC? डी से यहाँ से होता है डिपॉजिट, आई से यहाँ से होता है इंश्योरेंस, सी से यहाँ से होता है क्रेडिट, और जी से यहाँ से होता है गारंटी, और अगली सी से यहाँ से होता है कोऑपरेशन। यानी कि आपका जो जमा पैसा है उसको भी बीमा के रूप में आरबीआई द्वारा आपके उस पैसे को सुरक्षित करा जाता है। यहाँ पर आरबीआई आकर खड़ा हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बैंकों में जमा पैसा करते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी हम लोग लेते हैं, लेकिन कितने पैसे की सुरक्षा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था। तो 1978 का दौर आया, तब से एक्ट बना 1961 में और चालू हुआ कब से? 78 से पहली बार। यहां तक हम लोगों ने देखा 69 में भी हम लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुके थे और 84 में वापस से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। 78 से ये DICGC है वो अपने मूर्त रूप में लागू हो गया था। और जो पहले DICGC की सीमा थी वर्ष 2020 तक इस DICGC के तहत मात्र आपका 1 लाख रुपया सेव था। यानी कि 1 लाख की सुरक्षा की गारंटी आरबीआई यानी भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता था। यदि इसका आशय यह होता है कि यदि बैंक किसी भी प्रकार से दिवालिया होता है या बैंक की साख किसी भी प्रकार से कमजोर होती है, उस दशा में यदि बैंक बंद भी हो जाता है तो आपकी जमा पूंजी कितनी भी हो उसमें से 1 लाख की जो राशि है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षित कर दी गई थी। इसी को हम DICGC के नाम से जानते हैं। बाद में 2020 में इसकी सीमा को बढ़ाया गया और 2020 में इसकी सीमा कर दी गई है 5 लाख रुपए। यानी कि आज आपका बैंक में जो भी पैसा जमा है उसमें से 5 लाख रुपए तक की गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है। किसके तहत? DICGC के तहत। वहीं धारा 37 जो LIC की है वो धारा 37 ये बयान करती है कि आपका जो बीमा धन है, बीमा धन प्लस बोनस, इसकी गारंटी भारत सरकार लेती है कि ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका पैसा हमारे सुरक्षा के अधीन है, लिहाजा आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो फैसला आपको लेना है कि हम लोगों को कहां पर पैसा रखना है, क्योंकि समय ऐसा नहीं आता, ना ही भारत इतना विकसित हो चुका है, कोई भी बैंक ऐसे सामान्यतः नहीं डूबेगा, ना ही कोई दिवालिया होता। आपने जहां भी पैसा लगा रखा है निश्चित रूप से वो सुरक्षित है। लेकिन ये मैं जो बात बताने जा रहा हूं ये ऑन पेपर है या आखिर कागजों में क्या लिखा गया है, और कोई भी चीज होगी तो वो कागजों के तहत होती है, लिहाजा इन चीजों को आम जन के रूप में या आम जनता को जानना चाहिए। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हमारी इन वीडियो में। हो सकता है, मैं आशा करूंगा कि आपको ये नॉलेज अच्छी लग रही होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को अपना प्यार दें। धन्यवाद।